स्वागत है आप सभी का ड्रीम टू सक्सेस क्लासेस में। आज की वीडियो होने वाली है एसएससी सीपीओ की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ की 2024 की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है पूरे 4187 पदों के ऊपर है। एसएससी सीपीओ 2024। तो जिन भी भाई बहनों का ये सपना है कि वो अपने कंधों पर सितारे और अपने बदन पर वर्दी देखना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए, जमकर अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आ चुकी है एसएससी सीपीओ 2024 की वैकेंसी। और ना थोड़ी ना ज्यादा, पूरे 4187 पदों के ऊपर ये वैकेंसी आई है। पूरे 4187 पदों के ऊपर ये सीपीओ की वैकेंसी आ गई है। तो जिन भी भाई बहनों का सपना है अपने कंधों पर सितारे देखने का, वो कमर कस लीजिए अपनी, क्योंकि बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है या जिनकी तैयारी अभी स्टार्ट हुई है। उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है एसएससी सीपीओ दे रहा है। अब आइए जानते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, इसमें जो मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 20 साल का दिया गया है। यदि अगर आपकी 20 साल एज हो चुकी है तो आप एलिजिबल हो चुके हो एसएससी सीपीओ के फॉर्म के लिए। लेकिन अगर आपकी एज 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है 20 से 25 साल के बीच में। अगर आपकी एज 20 साल पूरी हो चुकी है और अगर 25 से ज्यादा नहीं हुई है तो अभी जाइए और जल्दी फटाफट एसएससी सीपीओ का फॉर्म भर दीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन की, क्योंकि ये यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगता है। जब आप एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ एलिजिबिलिटी में दिया गया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपने बैचलर डिग्री ली होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आपके पास बैचलर डिग्री अगर है तो आप ऐसे सीपीओ का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वैकेंसी किन किन फोर्सेस के अंदर हमें सीपीओ मतलब एसआई बनाने में हेल्प करती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं दिल्ली पुलिस। बहुत लोगों का सपना होता है दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है बहुत ही अच्छी जॉब है और दिल्ली पुलिस की जॉब पाने के लिए लोग बहुत ही तरसते हैं। अभी हाल ही में देखा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई थी 7547 पदों के ऊपर। वहां भी मेरे भाई बहनों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी। लोग भाइयों का फिजिकल नहीं हुआ था, क्योंकि फिजिकल इस बार दिल्ली पुलिस द्वारा बहुत ही टफ लिया गया था। बहुत कम टाइम दिया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा फिजिकल की तैयारी के लिए और बहुत ही भाई बहनों के बहुत ज्यादा अच्छे नंबर थे, लेकिन फिजिकल के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए दिल्ली पुलिस के अंदर। लेकिन अब एसएससी ने मौका दिया आप सभी को वही वर्दी फिर से पाने का, बहुत ही सुनहरा मौका दिया है। तो दिल्ली पुलिस एसआई के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो 125 आने वाली, बहुत ज्यादा होती है दिल्ली पुलिस के अंदर 125 वैकेंसी का आना। उसके अलावा जो हमारी सारी सीएपीएफ्स हैं यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, वहां भी एसआई के पदों पर बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। देखिए, बीएसएफ की 847 पदों पर मेल के लिए, और सॉरी जो दिल्ली पुलिस के अंदर है वो टोटल 125 तो मेल के लिए है, तो दिल्ली पुलिस की 125 प्लस फीमेल की जो 61 वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी आपके पास दिल्ली पुलिस की कितनी हो जाती है 186। तो 186 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की। बीएसएफ की फीमेल के लिए है 840, मेल के लिए 847, फीमेल के लिए 45, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है सीआईएसएफ। दिल्ली पुलिस के बाद अगर ज्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं तो सीआईएसएफ को ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आराम से जॉब होती है, यहाँ पर एकदम सेफ जोन के अंदर जॉब होती है सीआईएसएफ की। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं टोटल जो वैकेंसी है मेल के लिए वो 1437 है और फीमेल के लिए 160, यानी दिल्ली पुलिस के बाद सीआईएसएफ आप प्रेफरेंस देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि सीआईएसएफ के अंदर सबसे ज्यादा इस बार वैकेंसी निकली है। हर बार देखा जाता है कि सीआरपीएफ के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है, लेकिन इस बार सीआईएसएफ के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी है। उसके बाद देखते हैं सीआरपीएफ के अंदर मेल के लिए 1113 वैकेंसी है, उसी के साथ फीमेल के लिए 59 वैकेंसी है। और सबसे कम वैकेंसी जो है वो एसएसबी के अंदर मेल के लिए 59, फीमेल के लिए मात्र 3 वैकेंसी है। और आईटीबीपी के अंदर भी 237 और फीमेल के लिए 41 वैकेंसी है। तो ओवरऑल बात की जाए तो एसएससी सीपीओ एसआई इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छे मौके के साथ आपके दरवाजे पर खड़ी है 4187 वैकेंसी के साथ। तो कमर कस लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए। इन 4187 वैकेंसी में से सिर्फ एक सीट हमें लेनी है।
बाकी 4186 से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जो एक सीट है वो पक्की होनी चाहिए। 4186 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है, और एक सीट पक्की हम 2024 में करके ही रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ की तैयारी के बारे में। और यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फिजिकल, हम पहले तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं कि एसएससी सीपीओ में क्या क्या चीजें जरूरी है। तो देखिए यहां पर 3 फेज या टोटल बोले जाए तो 4 फेज। टायर फर्स्ट, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, देन आपका टायर सेकंड होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम ये 4 पड़ावों के बारे में बात करेंगे, जिसमें टायर फर्स्ट पहला है, उसके बाद फिजिकल है आपका, उसके बाद टायर सेकंड है, उसके बाद मेडिकल है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टायर फर्स्ट के बारे में कि वहां क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी और वहां आपको किस किस चीजें के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो बात करते हैं एसएससी सीपीओ टायर फर्स्ट। तो टायर फर्स्ट का जो सिलेबस होता है आप सभी ने देख लिया होगा, और जो एग्जाम पैटर्न होता है वो भी आप सभी को पता होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो एग्जाम पैटर्न है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहने वाला है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, उसके साथ जीके। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ कोई भी पार्ट ज़्यादा वेटेज या कम वेटेज का नहीं है। ओवरऑल सभी पार्ट जो हैं वो 50, 50, 50 एंड 50 नंबर के होने वाले हैं। और आपका जो टोटल पेपर होने वाला है वो 200 नंबर का, आपका टोटल जो पेपर है उसमें 200 नंबर का होने वाला है। और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का, यानी 200 क्वेश्चन जो होंगे वो 200 नंबर के ही होने वाले हैं। और आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है एसएससी की, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25। 1/4 इज इक्वल टू 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो सोच समझकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ये नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसी को अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं। यहाँ पर चारों जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है उनकी हो सकता है इंग्लिश वीक हो, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनकी हो सकता है जीके वीक हो। इस तरह किसी भी पोर्शन को हमें कमजोर नहीं छोड़ना है। ओवरऑल हमें अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैं मैथ्स में संभाल लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां आपको इंग्लिश मार डालेगी। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, जीके नहीं, तो आपको जीके से खतरा है। इसलिए एसएससी सीपीओ टायर फर्स्ट के अंदर चारों जो सिलेबस है, चारों सब्जेक्ट है, उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इसके लिए ज्यादा नहीं, अगर आप जैसे हम डेट भी रिलीज कर दी गई है कि आपका जो एग्जाम है वो मई के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, तो टोटल देखा जाए तो आपके पास 2 महीने का टाइम है। और मैं कहूँगा 2 महीने बहुत सफिशियंट होते हैं। अगर आप डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूस अगर आप मेहनत करते हैं, रेगुलरिटी अगर आपके अंदर है, कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है, तो 2 महीने मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि एसएससी सीपीओ के अंदर एक वैकेंसी आपकी होने वाली है। अगर आप कंटिन्यूस डेडिकेशन के साथ आपने 2 महीने इन चारों सब्जेक्ट को बराबर टाइम से पढ़ा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की, जो कि होने वाला है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट, कोई भाई बहन पढ़ाई में बहुत धुरंधर है तो वो सोचता है कि मेरे सिर्फ पढ़ाई से ही अच्छे नंबर आ जाएंगे और मेरी जॉब लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सीपीओ एक ऐसा सीपीओ एक ऐसी वैकेंसी है जो ना तो बहुत ही धुरंधर, जो ना कि बहुत ही धुरंधर बालक को ढूंढती है और ना ही बिल्कुल कमजोर को ढूंढती है। वो ढूंढती है इक्वल, बीच में, इनके जो बीच में प्लेस करता है एक ऐसा जो पढ़ाई में भी अच्छा हो और इसकी फिजिक्स भी अच्छी हो। ऐसा ही कैंडिडेट सीपीओ तलाश करती है। तो अगर आप पढ़ाई के अंदर बहुत धुरंधर हैं और अगर आपका जो फिजिक्स है वो कमजोर है तो आप सीपीओ का फॉर्म ना भरें। और यदि आप फिजिक्स के अंदर अच्छे हैं और अगर आप पढ़ाई में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो भी आप सीपीओ का फॉर्म ना भरें। लेकिन अगर आप सीपीओ का फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, आपको इन दोनों ही पोर्शन में बराबर पार्टिसिपेट करना होगा। यानी फर्स्ट दिन से ही आपको पढ़ाई के साथ साथ भी फिजिकल की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि एसएससी सीपीओ के अंदर जो हमारा फिजिकल है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से जो मेरे भाई बहन हैं, उनके 150, 180, 190 90 नंबर होते हैं, लेकिन वो फिजिकल में आउट होने के कारण अपनी पूरी मेहनत गवा देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले दिन से अपनी फिजिकल पे पूरा फोकस करिए। अब हम जानते हैं फिजिकल में क्या क्या चीजें होती है। फिजिकल सबसे पहले 1600 मीटर,
1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी। उसके बाद रनिंग क्लियर करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आता हमारा 100 मीटर। 100 मीटर की हमारी जो शूट होती है वो हमारा 100 मीटर करवाया जाएगा। उसके बाद हमारा आता गोला फेंक, जिसको हम शॉट पुट बोलते हैं। हमारा गोला फेंक होता है जो कि हमसे गोला फेंकवाया जाता है। अब उसकी भी अलग अलग टेक्निक्स होती है, तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि फर्स्ट दिन से आप रनिंग की तैयारी कीजिए। अगर 1600 मीटर की बात करें तो महज 6 मिनट 30 सेकंड 6 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे आपको 1600 मीटर की रनिंग तैयारी करने के लिए। माफ कीजिए, बीच में कॉल आने के कारण क्लास को थोड़ी देर स्टॉप करना पड़ा। देखिए, बात करते हैं हम 1600 मीटर की रनिंग के लिए, तो आपको मिलने वाले हैं 6 मिनट 30 सेकंड। 6 मिनट 30 सेकंड में रनिंग कर पाना बहुत आसान है, बशर्ते कि आपने कंटिन्यू मेहनत की है। क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन देखते हैं कि 6 मिनट 30 सेकंड में भी रनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाते। वो ये सोचते हैं कि 6 मिनट 30 सेकंड है, कर लेंगे। लेकिन अगर जहां हमने ये सोच लिया कि कर लेंगे और उसके लिए अगर कुछ नहीं किया तो समझ लीजिए डब्बा गोल है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए अगर हमने सोच लिया कि कर लेंगे तो पहले दिन से हमें करना भी होगा। तो उठकर सुबह पढ़ने के साथ साथ बिस्तर छोड़ना पड़ेगा ग्राउंड जाने के लिए और लगाने होंगे चक्कर, तब जाके हम 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। और 100 मीटर की जो हमारी स्प्रिंट होने वाली है उसके लिए हमें फास्ट रनिंग की जरूरत है, यानी स्टेमिना हमारा अच्छा होना चाहिए। इन दोनों के लिए ही हमें फास्ट वर्कआउट करना होगा, स्पीड वर्कआउट करना होगा और हमारे स्टेमिना हमको मजबूत करना होगा। उसके लिए हमें कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी होगी। जो भाई बहन ये गलतियां करते हैं कि रनिंग के टाइम पे कुछ खा लेंगे, कुछ गोलियां ले लेंगे, सब धरी की धरी रह जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपका फिजिकल जो होने वाला है वो जून जुलाई की गर्मी के अंदर होने वाला है। वो गर्मी के अंदर आपको पता है कि कोई भी दवाई आपके साइड इफेक्ट कर सकती है, आपको डिहाइड्रेट कर सकती है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं। शॉर्टकट हमेशा दुखदाई होता है। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप शॉर्टकट के चक्करों में रहेंगे तो आप जरूर मात खा सकते हैं। उसके बाद आप बात करें गोला फेंकने की, तो गोले की डिस्टेंस के साथ साथ गोले का वजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई मेरे भाई बहन ऐसे देखे हैं मैंने जिनसे वो गोला उठता तक नहीं है। अगर वो गोला उठाओगे नहीं तो फेंक कैसे पाओगे? इसलिए आपको अपने बॉडी के अंदर बिल्कुल पावर रखनी है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सीजीएल की वैकेंसी नहीं है जो सिर्फ 12-12 13-13 घंटे या 16-16 घंटे पढ़ने से हमारा काम निकल जाएगा। यहाँ हमें फिजिकली मेहनत करनी ही होगी। अगर हमने फिजिकल मेहनत नहीं की तो मैं 100% कह सकता हूँ हमारी जो पढ़ाई है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल जरूरी करते रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग जंप, हाई जंप। देखिए, लॉन्ग जंप आपको दी जाएगी 12 फीट। जी हाँ, 12 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होने वाली है और 4 फुट की आपकी क्या होने वाली है? हाई जंप होने वाली है। आपको देखकर ये डिजिट देखकर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 12 फीट। जी हाँ, 12 फीट कूदने में भी अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है अगर तैयारी ना की गई हो। अगर आपने तैयारी नहीं की गई है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप 10 फीट भी नहीं कूद पाएंगे। इसीलिए 12 फीट कूदने के लिए आपको जरूरी है तैयारी की। हाँ, बहुत ज्यादा तैयारी नहीं, लेकिन हाँ कंटिन्यूटी जरूरी होती है। और हाई जंप मेन जो पड़ाव है सीपीओ फिजिकल में बाहर होने का, मैं 101% कहता हूं हाई जंप। क्योंकि रेस हो जाती है
100 मीटर का जो स्प्रिंट है कर लेते हैं, लेकिन हाई लॉन्ग जंप भी आराम से हो जाती है, गोला भी फेंका जाता है, लेकिन जहां बात आती है हाई जंप की तो वहां बहुत से हमारे भाई बहन आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रनिंग के बाद हमारे जो थाइज हैं बिल्कुल भर चुके होते हैं, और तब हमारी जो स्टेमिना होती है, बॉडी जवाब दे चुकी होती है लॉन्ग जंप करने के बाद कि अब हाई जंप नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ 100 में से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो 70 to 80% जो कैंडिडेट होते हैं वो हाई जंप में बाहर कर दी जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए जो मेन फोकस है वो पढ़ाई के साथ साथ कंटिन्यू से मैं ग्राउंड भी जाना है हमें। तो फिजिकल के बारे लिए हमने बात की, तो फिजिकल के अंदर हमारे जो पढ़ा हुआ है वो सबसे पहले रनिंग हुआ, उसके बाद हमारा स्प्रिंट हुआ 100 मीटर का होने वाला है जो, उसके बाद हमारा गोला फेंक हुआ, उसके बाद हमारी हाई जंप हुई, उसके बाद हमारा लॉन्ग जंप हुआ। और जो कैंडिडेट इन सबको पार कर जाते हैं उसके बाद फिर उनका जो चेस्ट हाइट वेट जो मेजरमेंट होता है इन सभी के बाद होगा। तो आप सबको इन पांचों पड़ावों को पार करने के लिए डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए। इन पांचों पड़ावों को पार करने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है। उसके बाद बात करते हैं हम टायर 2। टायर 2 की बात करें तो टायर 1 में हमने देखा कि 4 सब्जेक्ट मैथ जीके रीजनिंग इंग्लिश 4 सब्जेक्ट मेन रोल कर रहे हैं, लेकिन टायर 2 में मैं सिर्फ इंग्लिश आपको बाहर भी कर सकती है और सिलेक्शन के करीब भी ले जा सकती है। मेरे जिन भाई बहनों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, आप सीपीओ के लिए बहुत करीब हैं, लेकिन जिन भाई बहनों की इंग्लिश अच्छी नहीं है अभी से स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ना, इंग्लिश बुक्स पढ़ना, कम अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव जो पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव जो पोर्शन है उसको मजबूत कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं और पैराग्राफ आपको इतने कम समय के अंदर अटेम्प्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लैंग्वेज रिदम नहीं बनती पढ़ने की अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश की अगर आपकी कमजोरी है, इंग्लिश आपकी कमजोरी है, तो आपको सीपीओ आपके अपने सपने से आपको दूर कर सकती है। जो कंधों पर सितारे आपने सपने देखे हैं वो सपने आपके चूर चूर हो सकते हैं। इंग्लिश इसलिए मेरा कहना है कि इंग्लिश को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि टायर 2 के लिए टाइम मिलेगा। टायर 2 के लिए सिर्फ 1 महीने से 2 महीने का ही टाइम मिलेगा, और आप इतने धुरंधर नहीं हैं कि 1-2 महीने में आप शुरू से इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। जिन भाई बहनों ने इंग्लिश स्टार्ट कर दी होगी वो जरूर 1-2 महीने में कवर कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने ये सोच कर बैठे हैं कि 1-2 उसी टाइम हम इंग्लिश पढ़ेंगे और ये जो टायर 1 पेपर है ये हम 3 सब्जेक्ट के बेस पे दे पाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो टायर 1 और टायर 2 के ही नंबर के आधार पर बनेगी। इसमें टायर 1 और टायर 2 दोनों के नंबर इंक्लूड होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। जो मेरे भाई बहन इन तीनों पड़ावों को पार कर लेते हैं उनके उसके बाद होता है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल एग्जामिनेशन एक ऐसा पड़ाव है जहां पर बाहर होने के बाद दुख इतना होता है कि रोने के अलावा और कोई कुछ नहीं सूझता, क्योंकि 3 पड़ाव हम पार कर चुके हैं। हमारा टायर 1 हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, टायर 2 हो चुका है, और अगर हम किसी शारीरिक कमी के कारण मेडिकल में आउट हो जाते हैं तो सिर्फ रोने के अलावा और अपनी तकदीर को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इसीलिए बॉडी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में जो भी कमियां हैं उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ट्रीटमेंट के लायक हैं तो उनका ट्रीटमेंट अभी से करवा लीजिए, लेकिन अगर आपको पता है कि वो ट्रीटमेंट के लायक नहीं है और मेडिकल में आप आउट होंगे तो मेरा कहना है सीपीओ से आप दूर रहें। क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जो 3-3 4-4 पड़ाव पार कर जाते हैं, लेकिन मेडिकल में किसी एक पॉइंट की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो उनका दुख सिर्फ वही समझ सकता है। हम कह सकते हैं कि हम उनका दुख समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो बच्चा बाहर होता है वो ही अपने दुख को समझ सकता है। कहा गया है कि जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। तो अगर आपका ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि वो ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है तो आप फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर वो ट्रीटमेंट के लायक नहीं है, वो ऑपरेशन के लायक नहीं है, वो ठीक नहीं हो पाएगा और मैं बाहर हो जाऊंगा, तो आप प्लीज सीपीओ का फॉर्म उम्मीद की दृष्टि से मत भरिए। अगर आपको एग्जाम देना है, अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो आप जरूर भर सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं लगाइएगा, क्योंकि अगर जब बाहर हो जाएंगे तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखिए। बाइक वगैरह चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो बिल्कुल सेफली कीजिए, क्योंकि अगर आपकी एक गलती आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से बाहर करा सकती है। तो यहाँ मैंने आपको
एसएससी सीपीओ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जहाँ वैकेंसी से लेकर आपके सिलेक्शन तक की सारी प्रोसेस मैंने बताई है। जहाँ 4 स्टेप होने वाले हैं आपके, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, फिजिकल, मेडिकल। टायर फर्स्ट और टायर सेकंड के बीच में आपको फिजिकल अहम रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं बाहर हो जाते हैं, इसीलिए फिजिकल सीपीओ मिड में कंडक्ट करवाता है, टायर 2 के बाद नहीं, क्योंकि उनको उसको बच्चों की छटनी करनी होती है। इसीलिए इन चारों पड़ावों को आप ध्यान से क्लियर करते चले। और ड्रीम टू सक्सेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हो। बधाई आपको नोटिफिकेशन के लिए, जो आपको 4100 वैकेंसी दी गई है, इसके लिए बधाई देते हैं और आपको शुभकामनाएं तैयारी के लिए। और मैथ्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स की कंटिन्यू क्लास ड्रीम टू सक्सेस क्लास में आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, आप चेक कर सकते हैं परसेंटेज का जो लेवल है वो बेसिक टू एडवांस होने वाला है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट का जो लेवल है वो बेसिक टू एडवांस होने वाला है, ताकि हम आपके ड्रीम्स को सक्सेस तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकें। तो ड्रीम टू सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है DTSSSCORG। यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ड्रीम टू सक्सेस के नाम से। तो आपने, अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड चैनल हैं उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू।